नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश चौधरी अलायंस आईएएस एकेडमी का एक छात्र हूँ और मुझे भारत की एक महान विभूति जिनका नाम भारत के इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रेजेंटेशन बनाने का कार्य दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताने से पहले मैं एक छोटी सी उनकी उद्धरण आपके सामने बता रहा हूँ। आज का जो परिदृश्य अभी चल रहा है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों के साथ जो समाज के कुछ वर्गों के अमानवीय लोग और अनैतिक रूप से उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो उसको देखकर मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक उद्धरण याद आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं उस धर्म को पसंद करता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना सिखाता हूँ। तो आजकल के इस परिदृश्य में भी हमें स्वतंत्रता के साथ साथ भाईचारे और समानता की जरूरत है। अब शुरुआत करते हैं। जैसा आप सबको पता है कि प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को पूरे देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आयोजित की जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के लोकतंत्र को संविधान की नींव पर प्रतिस्थापित किया है और इन्होंने संविधान निर्माण के साथ साथ ही हमारे समाज में सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। समाज में निचले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को बराबरी का दर्जा दिलाया। राजनीतिक स्तर पर महिलाओं को, शोषित वर्गों को, दलितों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने कानून बनाए और उनको कोडिफाइड किया, संहिताबद्ध किया। इसके अलावा उनके प्रारंभिक जीवन और उनकी उच्च शिक्षा के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू नामक तहसील में हुआ था। उनके पिताजी रामजी सकपाल सेना में यानी कि ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और उनकी माताजी भीमाबाई सकपाल एक गृहिणी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति से संबंधित थे, जिसे उस समय पर अछूत माना जाता था और इस छुआछूत की वजह से ही उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उन्होंने समाज की व्यवस्था, इस भेदभाव को अपनी सामाजिक जीवन में हर स्तर पर महसूस किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बॉम्बे के एल्फिंस्टन स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा बॉम्बे विश्वविद्यालय से प्राप्त की और कुछ स्कॉलरशिप प्राप्त करने के बाद उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपनी एमए की डिग्री और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद भी वह पढ़ाई में यानी कि अपनी शिक्षा में लगातार लगे रहे, जिसमें उन्होंने 1921 में लंदन विश्वविद्यालय से एमएससी की डिग्री प्राप्त की और सन 1923 में वह बैरिस्टर बने। उन्होंने फिर बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपनी वकालत आरंभ की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास उस समय में भी बहुत सारी डिग्रियां थी और जिस वजह से वह अपने युग के सबसे पढ़े लिखे राजनेता और विचारक थे। इस कड़ी में उन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए आंदोलनों की शुरुआत सन 1924 में बॉम्बे में एक अपनी बहिष्कृत सभा या बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाकर की। उसके बाद उन्होंने सन 1930 में राष्ट्रीय दलित कांग्रेस का गठन किया और सन 1936 में उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई, जो 1937 के केंद्रीय विधानमंडल के इलेक्शनों में 15 सीटों के साथ विजयी हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारे सत्याग्रह, आंदोलन और जुलूस किए। इसके साथ साथ इन्होंने अछूतों के
अधिकारों की रक्षा के लिए मूक नायक समता, जनता, प्रबुद्ध भारत जैसी प्रतिभाशाली पत्रिकाएं भी निकाली। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों और जुलूसों के द्वारा जो सार्वजनिक जल स्रोत के स्थान थे उन पर सभी वर्गों के लिए प्रवेश खोलने के लिए प्रयास किए, और जिन मंदिरों में अछूतों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, उनमें भी उन्होंने उनके प्रवेश के लिए बहुत सारे संघर्ष किए, आंदोलन किए। इसके साथ साथ एक नाम और भी आता है इस कड़ी में, केरल के केलप्पन, जिनको केरल का गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने भी इन वर्गों के लिए मंदिरों में प्रवेश को लेकर कई सारे आंदोलन किए हैं जो दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर का एक महाराष्ट्र के रायगढ़ में किया गया महाड़ नाम से सत्याग्रह भी है। और इन सब के बाद इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने असमानता का जो मूल है उसके लिए उन्होंने दो चीज़ों को, यानी कि दो कारकों को उसके लिए कुछ उत्तरदायी बताया है। क्या उनमें सबसे पहले राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सहकारी खेती। उनका मानना था कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व अर्थात सरकार में भिन्न भिन्न अंगों पर अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व होना, और सहकारी खेती अर्थात उस समय के भारत में सबसे ज़्यादा जो आबादी थी हमारी वो कृषि पर निर्भर थी, और ज़्यादा भूमि का स्वामित्व जमींदारों के पास था, ना कि अन्य वर्गों के पास था। ज़्यादातर अलग जो वर्ग थे वो मजदूरी पर निर्भर करते थे, मजदूरी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनका कहना यह था कि भूमि सुधार कानून लागू किए जाने चाहिए और जमींदारी का उन्मूलन करके सहकारी खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस घटनाक्रम में एक चीज़ सबसे ज़रूरी है जिसको हम बोलते हैं पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट। यह अवधारणा 1906 से चली हुई है, और 1906 में मुस्लिम जो प्रतिनिधि थे उन्होंने वायसराय के सामने सेपरेट इलेक्टोरल का जो है एक मुद्दा रखा। उनका मानना था कि हम आपके जो है मतलब वायसराय के लिए यानी कि अंग्रेज़ों के लिए हम आपके काम करेंगे, और हमें सरकार के द्वारा हमें सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाना चाहिए, यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाना चाहिए। तो 1909 में जो पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स हुए थे उनमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया था। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी साइमन कमीशन में भी यह मांग की कि हमें हिंदू वर्ग में ना रख के एक अलग अल्पसंख्यक समाज के रूप में, एक वर्ग के रूप में हमें पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भी यह सारे जो अल्पसंख्यक समुदाय थे उन्होंने भी इस बात को रखा। इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ आती है जिसका नाम हम बार बार लेते हैं, वो है कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लिथुआनियन समिति के नाम से जाना जाता है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर दलितों को और अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करते हुए 78 सीटों के लिए आरक्षित किया। इसका जो हमारे राष्ट्रवादी हिंदू नेता थे उन्होंने बहुत विरोध किया, और तदुपरांत 26 या 24 सितंबर है शायद 1932 को हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं और जो अंबेडकर है उनके द्वारा स्वर्ण हिंदुओं और दलितों के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट और पूना समझौते के नाम से जाना जाता है, जिसमें सर्वप्रथम जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल था उसको समाप्त कर दिया गया, और अछूतों के लिए जो अलग स्थान थे वो उनको हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखा गया। इसके साथ साथ ही दलित वर्ग को 147 सीटों पर प्रतिनिधित्व दिया गया, और जहाँ पर कि सांप्रदायिक पंचायत में यानी कि कम्युनल वार्ड में सिर्फ 71 सीटें थी। इसमें जो 147 सीटें थी उनमें मद्रास और बंगाल में 30-30, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में 20-20, यानी कि हमारा जो सेंट्रल प्रोविंसेज है और यूनाइटेड प्रोविंस है उसमें हमें 20-20 सीटें
इसके बाद बिहार उड़ीसा में 18, बम्बई सिंध में 15, पंजाब में 8 और असम में 7 सीटों के साथ आरक्षण दिया गया। इसके अलावा प्रशासनिक सेवाओं में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व में के रूप में भागीदारी का निश्चय और एक निर्णय किया गया। इसके साथ स्थानीय जो संस्थाएं थी और सार्वजनिक सेवाओं में भी योग्यता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। और केंद्रीय विधानमंडल में जो सामान्य वर्ग के लिए 18 सीटें थी उनको भी दलितों के लिए आरक्षित किया गया। इसके साथ साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में संयुक्त निर्वाचन प्रक्रिया शुरू की गई और प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचन करने की प्रक्रिया शुरू की गई, प्रारंभ की गई। इस कड़ी में सबसे बाद में एक चीज़ जो बचती है वो गांधी और अंबेडकर के विचारों में मतभेद। कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का मानना है कि गांधी और अंबेडकर के विचार हमेशा भिन्न रहे हैं, परंतु यह पूर्ण रूप से गलत है, ऐसा सही नहीं है। दोनों लोगों का लक्ष्य एक ही था, मानव और समाज का कल्याण करना, परंतु उनके दृष्टिकोण के साथ साथ उनके कार्य पद्धति अलग अलग थी। जैसे कि एक विषय हमारा छुआछूत का विषय है, यानी कि अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी में दोनों लोगों का ये मानना था कि हमारे समाज के लिए कोड है और इसको ख़त्म कर देना चाहिए, और इसके लिए उन दोनों लोगों ने काफ़ी प्रयास किए। वर्ण व्यवस्था को लेकर दोनों में काफ़ी मतभेद रहे हैं। जैसे कि गांधी जी का मानना था कि वर्ण व्यवस्था अस्पृश्यता का कारण नहीं है, यह हमारे समाज के लिए उपयोगी है, और यह जो है श्रम विभाजन और विशेषीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है इस चीज़ से, वर्ण व्यवस्था से। पर डॉक्टर अंबेडकर इसके पूर्ण रूप से आलोचक थे। उनका मानना था कि यह एक अनैतिक, अमानवीय, अन्यायपूर्ण और शोषणीय समाज आधारित नीति है या योजना है। और गांधी जी का कहना था कि जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उन्होंने अस्पृश्यता को जन्म नहीं दिया है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि अस्पृश्यता के जो मूल बीज हैं वो हमारे धर्मशास्त्र में विद्यमान है। इसके साथ साथ गांधी जी का विचार था कि जो स्वर्ण हिंदू हैं उनकी दृष्टिकोण को बदल कर या दृष्टिकोण को में बदलाव करके हम इस भेदभाव और इस अस्पृश्यता को ख़त्म कर सकते हैं। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि धर्मांतरण ही इसका एक मुफ्त उपाय है, यानी कि हिंदू धर्म के अंदर इस तरह के भेदभाव को ख़त्म नहीं किया जा सकता। और इसी के चलते उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा या दीक्षा अपनाई, और उसके साथ साथ उन्होंने लगभग उनके 2 लाख अनुयायियों ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा को अपनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के मुख्य निर्माता भी हैं और वह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका हमारे संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सारे जो अनुच्छेद हैं वो इसी चीज़ से संबंधित हैं, जैसे कि अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। उसमें यह जो चैलेंजेस हमारे समाज के सामने रहे हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, लिंग, जाति और निवास स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता का अधिकार। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इन सभी प्रावधानों से संविधान के इन प्रावधानों से यह कोशिश की गई है, यह समाज के लिए दृष्टिकोण रखा गया है कि जिससे सभी में भाईचारे, समानता, बंधुत्व की भावना बनी रहे और एक समतामूलक समाज बने। डॉक्टर अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न का पुरस्कार भी दिया गया और उनका हमारे संविधान में, हमारे देश के, हमारे आधुनिक भारत में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।